चलो, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, हेडिंग जो डाला हुआ है, पहले तो इसका मतलब क्लियर करो। इंग्लिश वाले में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से समझ में आ जाएगा इसी बात। अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कि अणुओं की अणुओं की संख्या। ये अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टी। तो मतलब कि वह प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब कोई ऐसा गुण जो अणुओं की संख्या पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो। पहले तो इसका मतलब ये है, मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता हो, उसको क्या बोलते हैं, अणुसंघ गुणधर्म यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। पहले इस हेडिंग का मतलब क्लियर हुआ, कोई डाउट यहाँ पे? अब बात ये आती है कि किसकी प्रॉपर्टी और किसके अणु, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। किसकी? मतलब सॉल्यूशन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी, विलियन का कोई ऐसा गुण, जो आप सॉल्यूशन लोगे, यानी कि जो विलियन है। और ध्यान रखना, यहाँ किसी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी फिर नहीं होगी, यहाँ पे सॉल्यूशन की ही होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सॉल्यूशन की ही बताई जाती है, विलियन की ही बताई जाती है। ठीक है ना। तो विलियन की कोई ऐसी प्रॉपर्टी, तो क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी यानी गुण की जो बात कर रहे हैं, वो किसके बात कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन की। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के, ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल, अणु की जो संख्या है, तो यहाँ अणु बस नहीं है, मतलब पार्टिकल आप बोल सकते हो, ये नाम के हिसाब से बना दिया हूँ। बाकी यहाँ अणु एक प्रकार का पार्टिकल है, मॉलिक्यूल क्या है, एक प्रकार का पार्टिकल। अणु की संख्या मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो अपन मॉलिक्यूल की जगह पार्टिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो, लेकिन ये पार्टिकल किसका रहेगा, सॉल्यूट का। किसका रहेगा, सॉल्यूट का, यानी कि विलेय के। तो विलेय के अणुओं, यानी कि मोलिक्यूल्स, या आप ये बोल सकते हो पार्टिकल भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो मोलिक्यूल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। क्या बोल रहा हूँ बार बार, नंबर, केवल नंबर से मतलब है, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी संख्या से रिलेटेड जो शब्द आएगा उसी पर बस डिपेंड करेगा। ठीक है। तो ये केवल उसकी संख्या यानी नंबर पर डिपेंड करता हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन के ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कहने का मतलब कुछ छठे छठाए ही प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव नहीं कहलाती है। वही प्रॉपर्टी, वही गुण, वही बिहेव जो सॉल्यूट के पार्टिकल पर डिपेंड करता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, तो वो वाला बस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का केस में चला जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। डिपेंड यानी कि निर्भर करता है। ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्यूट के नेचर का कोई वो रोल नहीं है, कि सॉल्यूट हम किस प्रकार का, मतलब नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। प्रकृति, सॉल्यूट का नेचर उचर क्या है, कैसे बॉन्ड वगैरह, क्या कुछ नहीं, सिर्फ उसके किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल पर। ठीक है ना। यहाँ सॉल्यूट का ये ध्यान रखे रहना, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेचर यानी कि प्रॉपर्टी, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्लियर हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो निपटाओ फिर इसको। चल, तो क्लियर ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के यानी विलयन का वह गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। ठीक है ना। वो कण की संख्या आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, या तो डायरेक्ट आप नंबर ऑफ पार्टिकल ही ले लो, या तो फिर नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो चलो, कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहला प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं इसमें, कॉलिगेटिव लोबरिंग, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोला, रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले इसमें जो चीज लिखी हुई है, पहले उसका मतलब क्लियर करो, कि मतलब अपना इसमें मेन टारगेट क्या रहेगा, निकालना क्या रहेगा, पहले तो वो चीज समझो। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ ये बताओ, वेपर प्रेशर तो क्लियर है। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर का कम होना, है ना। और यहाँ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हाँ, तो प्योर वेपर मतलब जो शुद्ध वाष्प दाब था, कितना प्रेशर डाउन हुआ। कुछ समझ में आएगा क्या बोला हूँ। पहले तो देखो क्या बोला मैंने, जैसे अभी समझ लो मेन अपना टारगेट क्या रहेगा, वो चीज़ को समझना। ठीक है ना।
इसमें बोला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है, ये है। अब ये है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल में करते हैं। पहले इस हेडिंग का मतलब क्लियर करो। वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर का घटना, वेपर प्रेशर का घटना। तो जैसे मान लो मेरे पास क्या रहेगा, एक प्योर सब्सटेंस रहेगा, ठीक है ना। मान लो कि अपने पास एक प्योर सब्सटेंस है यहाँ पे, कोई ए, ठीक। और ये जो सब्सटेंस है ये कैसा है, ये वोलेटाइल है। क्या है, वोलेटाइल है, यानी कि ये वाष्पशील है। अब जरा ये बताओ कि इसका, चल मान लेते हैं कि किसी कारण से इसमें इसका जो पहले अभी जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा इसका, तो अभी इसका वेपर प्रेशर क्या लिखोगे, ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें केवल एक सब्सटेंस है ना, प्योर वेपर प्रेशर रहेगा, यानी कि पी नॉट ए। क्लियर। अब मान लो किसी कारणवश, मतलब तुमने कुछ इसमें ऐसी चीज की, मान लो मैं इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मान लो मिला देता हूँ, ठीक है ना। अभी इसमें दूसरा सब्सटेंस आ गया, मान लो ये ए है, ये प्योर वाला था, अब इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस आ गया बी का। अब मान लो इसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर जो है वो डाउन हो गया है। क्या हो गया, अभी बताना भी है कि क्यों डाउन हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा, कौन सा ऐसी चीज मिला दी है कि उसका वेपर प्रेशर डाउन हो गया। लेकिन अभी फिलहाल टॉपिक का थोड़ा मतलब पहले क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर जो हो गया वो क्या हो गया, डाउन हो गया। तो इसका वेपर प्रेशर आप क्या मानोगे, अब पहले के बराबर तो मानोगे नहीं, सॉल्यूशन है। तो मान लेता हूँ कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी, या यस लिखना चाहो तो यस भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा ये बताओ, पहले ये इतने वर्ष का मतलब बताओ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या लिखोगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन क्या लिखोगे यहाँ पे, हाँ, वाष्प दाब में कमी। तो वाष्प दाब में जो कमी आई है उसको डेरिवेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये पहले का वाष्प दाब है, ये बाद का है ना। पहले प्योर था तो ज्यादा रहेगा, बाद में किसी कारण बस उसका मान लो तुमने ऐसी चीज उसमें मिलाई जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, तो ये कम हो गया ना। अब कितना कम हुआ, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब कितना कम हुआ है। वाष्प दाब घटा है तो कितना घटा, तो कैसे निकालोगे, जितना पहले प्योर वाला था उसमें से क्या करो, सॉल्यूशन वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या आएगा, लेकिन ध्यान रखना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ यही बात मेन अच्छे से पकड़ के रखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट अपन आ सकता है, वेपर प्रेशर, तीन तीन पॉइंट बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन तीनों में कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव वाला, ठीक है ना। क्लियर, तो ये वाला है ना, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है, ना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब ये अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब जरा ये बताओ, ये वेपर प्रेशर घटा, लेकिन जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल रहा है, मतलब आप वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, या अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका डेरिवेशन कैसे लिखोगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन फॉर्म कैसे लिखोगे। तो रिलेटिव वर्ड जब बताया जाता है ना, तो किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाता है, मतलब कम हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में, कितना कम हुआ किसके रिस्पेक्ट, जैसे परसेंट निकालते हो ना, परसेंट निकालने में 100 का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 100 के पहले तक का जो डेरिवेशन किए हो ना, टोटल नंबर नीचे जितना मिला उसको ऊपर, ये रिलेटिव है, इसी को रिलेटिव बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर पहले कितना था, पी नॉट था, फिर जब इसको मिलाए तो कम हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो टोटल को नीचे रखेंगे, जितना कम हुआ उसको ऊपर, वो कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब इसका डेरिवेशन फॉर्म जब लिखोगे वास्तव में अपेक्षिक अवनमन का डेरिवेशन फॉर्म, तो वो क्या आएगा, इसका कितना कम हुआ ये डिवाइडेड बाई प्योर प्रेशर। लिख नहीं रहा यहाँ, कहाँ भी लिख दे, यहाँ लिख देते हैं ये सारे, अरे कैसे नहीं लिख दे थे, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का डेरिवेशन फॉर्म क्या लिखोगे, तो मैंने क्या बोला, प्योर फॉर्म कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और इसके रिस्पेक्ट में कितना कम हुआ है वो ऊपर जाएगा, कितना कम हुआ उसको ऊपर लिखते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, ये अपना टारगेट है, इसको निकालना है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी। फिलहाल ये हेडिंग का मतलब क्लियर हुआ कि इसमें अपने को निकालना क्या पड़ेगा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन जो लिखा हुआ है ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अब मुझे ये निकालना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आता है ये, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये जो दूसरा मिला है ना बी, ये इसके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो अब वही अपने को डेरिवेशन फाइंड करना है, देखना है कि क्या इसकी वैल्यू बी यानी जो सॉल्यूट मिला है उसके नंबर ऑफ बी यानी कि उस पर आ रहा कि नहीं, वो नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बस रहेगा नंबर। तो देखना है, अब अपने को यही टारगेट है अपना कि अब इसको निकालना है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक की कहानी में कोई डाउट तो नहीं है? चलो निपटाओ पहले। चलो सब समझते हैं कि ये जो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो अपन ये पहले तो ये क्लियर करो कि ये लोवरिंग वेपर प्रेशर जो हुआ है, यानी वेपर प्रेशर जो घटा है, वो क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो घट गया है। ठीक है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जो सॉल्यूशन बनाया जाएगा इस घटना में, मतलब इसमें जो टॉपिक जो चल रहा है इसमें जो विलियन होगा, तो इस विलियन में जो सॉल्यूट होगा वो आपको कैसा लेना है, यहाँ पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल लेना है। कैसे लेना है, नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल और सॉलिड फॉर्म वाला लेना है। क्या लेना है, सॉलिड फॉर्म, यानी कि हमारा जो विलेय है वो कैसा रहेगा, अवाष्पशील। विलेय जो है वो क्या रहेगा, अवाष्पशील, मतलब ये वाष्पशील नहीं हो सकता। ठीक है ना, और ये कैसा आपको लेना है, ठोस अवस्था में। ठीक है, कोई दिक्कत। और जो सॉल्वेंट रहेगा अपना इसमें, जो सॉल्वेंट है वो कैसा रहेगा, वो वोलेटाइल रहेगा। कैसा रहेगा यहाँ पे, वोलेटाइल, ये नहीं है कि ये वाष्पशील रहेगा। और साथ ही साथ ये सॉलिड स्टेट में अपन लिक्विड, ये जो सॉल्यूशन मतलब ये जो घटना चल रही है वो किस सॉल्यूशन में, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है। ये किसके लिए है, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। तो जब लिक्विड सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो पता ही होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में ही होता है ना। सॉल्यूशन अपने को जिस फॉर्म में मिलता है, विलियन जिस फॉर्म में होता है उसका सॉल्वेंट भी उसी फॉर्म में होता है। बल्कि सॉल्यूट जो है यानी विलेय जो है वो तीनों फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है। और जो अपने को सॉल्यूशन प्राप्त होता है तो सॉल्यूशन उसी फॉर्म में प्राप्त होगा जिस फॉर्म में अपना सॉल्वेंट होगा, ज़्यादा मात्रा में जो रहता है। यानी कि जो सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल है, साथ ही साथ ये कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर ना। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि पहले तो ये किस प्रकार के सॉल्यूशन के लिए है, ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रव विलयन, द्रवी विलयन में भी अपना जो सॉल्यूट रहेगा वो कौन सा वाला रहेगा, सॉलिड वाला, नॉन वोलेटाइल सॉलिड स्टेट, अवाष्पशील ठोस अवस्था में। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं मान लेता हूँ कि अपने पास यहाँ पे वही है, यहाँ पे एक अपने पास क्या है, एक कंटेनर है, और इसमें हम पहले सॉल्वेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सॉल्वेंट। ये अपना जो ए है ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट को आप क्या मान लो, ए मान लो, और सॉल्यूट को क्या मान लो, बी। ठीक, तो इसमें अभी प्योर सॉल्वेंट है, तो अभी जो इसका प्रेशर होगा यहाँ पे वो इसका प्योर रहेगा, पी नॉट ए रहेगा, है ना, क्लियर। अब जैसे ही तुम इसमें क्या करोगे, बी मिलाओगे, जैसे ही आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे किसको, बी को। अब बी क्या है, सॉल्यूट, कैसा सॉल्यूट है, कैसा विलेय है, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉलिड फॉर्म है ना। तो जैसे मान लो पानी है और इसमें नमक मिला दो, ये पानी मत ले लो और इसमें क्या कर दो, नमक मिला दो, तो वो जो तुम्हारा लिक तैयार होगा, तो नमक कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, वो वाष्पशील नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो मिला दिए। तो अब जरा बताओ कि इसके प्रेशर में जो आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, तो इस प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा, और जो भी फर्क पड़ रहा है वो वैसा क्यों फर्क पड़ रहा है ये बताना है। यानी नॉन वोलेटाइल, जब अपन ने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अपन ने इसमें क्या कर दिया, मिला दिया, डिजॉल्व कर दिया, यानी कि यहाँ पे ए के अलावा आपको बी के भी पार्टिकल क्या होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो अब बताओ जरा कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसके वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा और क्यों फर्क पड़ेगा इस तरीके का। कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, हाँ बोलो। नॉन वोलेटाइल होगा, हाँ, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, वो तो अभी वो तो अपने को पता करना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा कि नहीं। इसमें ये बताना है कि ये प्रेशर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ये पहले का प्रेशर है, प्योर इसका है, मैंने इसमें क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। पानी के वेपर प्रेशर में क्या फर्क पड़ेगा नमक को मिलाने से,
क्योंकि नमक ना तो वेपराइज होगा और ना ही होने देगा। हाँ, मेन रीजन यही है, वो वाष्प बनना कम कर देगा। किसका? पानी, क्योंकि खुद तो वाष्प बनेगा नहीं, लेकिन जो बन रहा था उसको पकड़ के बैठा दिया नीचे। ठीक है, दिक्कत ये है। जैसे मान लो, ये बताओ, जो वेपराइजेशन होता है वो कहाँ से होता है? सरफेस से होता है। वेपराइजेशन में पहले सरफेस है कि पार्टिकल ना उड़ेंगे। तो जब तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे, नॉन वोलेटाइल यानी बी को, ये कैसा है, ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। अब इसको मिला दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह बैठा रहेगा, पूरे हार ये भी घूमेगा। तो सरफेस में तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही बस पार्टिकल होंगे, यहाँ तो केवल ए के पार्टिकल है, क्योंकि इसमें केवल ए ही बस है। इसमें कौन है? केवल ए बस है, इसलिए सरफेस पे इसके पूरे केवल ए के पार्टिकल होंगे। तो जब ये वेपराइज होगा तो यहाँ पूरे एक जो सरफेस में जितने ए के पार्टिकल हैं सब वेपराइज होंगे, सब ऊपर आएंगे। तो ये वाला प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे तुमने इसमें बी यानी नॉन वोलेटाइल को मिलाया, तो ये जैसे ही तुमने इसमें बी मिला दिया तो देखो, ये बी के नीचे जो ए बैठे हुए हैं, सरफेस में जितने ए वाले रहेंगे वो तो मान लो कि वेपराइज हो जाएंगे, इनकी तो दिक्कत नहीं है, ये तो मान लो आ जाएंगे ऊपर। लेकिन ये जो बी है, इसके बी सरफेस में जो बी बैठे हुए हैं, तो वो तो वोलेटाइल होगा नहीं। और उसके नीचे जो ए है उसको भी वो नहीं जाने देगा। ये जो ए आपको दिख रहे हैं ना, ए, तो ये बी जो होता है, सरफेस में जितने भी बी हैं वो अपने नीचे आने वाले ए के पार्टिकल को वो ऊपर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो अब जैसे वो ऊपर आने ही नहीं देगा, तो ये तो खुद वोलेटाइल हो नहीं रहा, अब जो होना चाहता है उसको दाई के लात मार के नीचे भगाए दे रहा है बार बार। तो यानी कि पहले के कंपेयर, और यहाँ वेपर किसका आएगा पहले ये बताओ। यहाँ पे वेपर जो है वो किसका है, केवल ए का है। यहाँ पे वेपर किसका है, यहाँ पे भी यही का आएगा ना। तो मतलब यहाँ वेपर प्रेशर जो बनाएगा वो केवल ए का ही बस बनेगा। बी 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 तो वोलेटाइल हो ही नहीं रहा है, पर वो खुद तो नहीं हो रहा और दूसरे को भी नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए है, वेपर, ए के वेपर का जो संख्या है, वो यहाँ के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जैसे ही वेपर का अमाउंट कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। तो ये कहानी इसमें बताई गई कि नॉन वोलेटाइल के कारण वेपर प्रेशर जो घटता है तो वो घटता क्यों है, कारण क्या है। ठीक है ना, क्लियर। तो क्या करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल मिला देते हैं तो नॉन वोलेटाइल जो अवाष्पशील पदार्थ होता है वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड के सरफेस पर क्या हो जाता है, वो भी आ जाता है। तो वेपराइजेशन जो होता है, वाष्पीकरण जो होता है, वो पहले कहाँ से होता है, सतह से ही होता है। तो सरफेस में आपको जितने भी ए के पार्टिकल मिलेंगे वो तो वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन जो बी के फैले हुए हैं तो वो अपने नीचे जो ए है उनको वो ऊपर आने नहीं दे रहा, उनको वेपराइज होने नहीं दे रहा। तो पहले के कंपेरिजन में यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, पहले तो ये कहानी, चलो तो ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई इसका वेपर प्रेशर जो है वो घट क्यों जाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल की संख्या जो है वो ए का जो है वो यहाँ के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ, क्योंकि जो बी नॉन वोलेटाइल है वो सरफेस पे आ जाता है, और वो ए को वोलेटाइल होने से क्या कर देता है, रोक देता है। क्योंकि उसके ऊपर सरफेस पे आ गया तो नीचे वाले जितने भी ए के वो उनको ऊपर नहीं आने देता। तो यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे ए की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। इस वजह से यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या निकालना है, ये रिलेटिव जो टॉपिक चल रहा है अपने को वो फाइंड करना और देखना है कि ये जो हमने सॉल्यूट मिलाया है, यहाँ पे जो विलेय मिलाया है, क्या ये टर्म जो है, ये जो टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या ये टर्म उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, ये अपने को पता। अब ये कहाँ प्रूफ कर रहे हैं, करता है। देख, अब टॉपिक पढ़ रहे हो तो सीधी सी बातें करेगा ही वो। चलो, तो कैसे प्रूफ करना है, तो अब इसको प्रूफ करने के लिए भी राउल्ट का नियम ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो बाय राउल्ट लॉ। तो भाई बताओ, राउल्ट का नियम बताओ पहले क्या है, बताओ। राउल्ट का नियम बताओ। ये वही सॉल्यूशन में यहाँ पे सॉल्यूशन वाला वो बना दे रहा हूँ इसमें। चला गया, कहाँ चला गया ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे ए और बी दोनों के हैं, ए और बी दोनों है, ठीक है ना। ए के भी पार्टिकल है, बी के भी है इसमें। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे किसके रहेंगे, केवल ए के रहेंगे, है ना। यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे केवल ए के पार्टिकल रहेंगे। ठीक, क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल था ना, इसलिए यहाँ पे केवल किसके पार्टिकल रहेंगे। तब जरा यहाँ ये बताओ, राउल्ट का नियम यूज करना है उस, वो जो आपके पास जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें से राउल्ट का नियम लगाओ और बताओ मैं क्या लिखूंगा राउल्ट के नियम के हिसाब से। राउल्ट का नियम है क्या, सॉल्यूशन।
मोल फ्रैक्शन के। लिक्विड पर जो प्रेशर लग रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो वेपर वहाँ पे बन रहा है उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, इस सॉल्यूशन में यहाँ केवल किसके, केवल ए यानी सॉल्वेंट बच के हैं। यानी कि अगर अपन यहाँ पे प्रेशर ये राउल्ट के नियम से अगर लगाएं तो इसका जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है ना। ये पी ए ले लो और ये एक्स ए। मैं इसको मतलब कि इसको प्योर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि सिर्फ उसी पर से जो पार्टिकल्स केवल एक ही पार्टिकल है ना। तो मान लो ये लो पी नॉट ए लिख देता हूँ, पक्का 100% लॉक कर दूँ। कौन कौन शामिल है इस वाले डेरिवेशन में, कैसे, अबे तो बड़े तब आके बोले कि हाँ मतलब आपने बोला लिखा है तो वो प्योर ही, लेकिन पार्शियल प्रेशर ना उसके, वो प्योर वेपर प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर है, वहाँ पे ये बताओ। पार्शियल वेपर प्रेशर है, प्योर है, प्योर नहीं है, नीचे पार्शियल है, ऊपर प्योर, नीचे यह क्या बात होती है। अरे वेपर प्रेशर नीचे कहाँ, वेपर प्रेशर वही है, प्योर है ना। और कौन कौन है इसमें प्योर में, 1 2 3, तुम सब इम्प्योर हो चुके हो। सॉल्यूशन हम जो प्योर वेपर प्रेशर तब कहलाता है जब हमारे पास जो सब्सटेंस है वो केवल एक ही हो। यहाँ 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 अब हमने यहाँ पे क्या मिला दिया है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस मिला दिया है, हमने यहाँ पे बी मिला दिया है, समझ गए, ठीक है। तो अब ये प्रेशर पहले के कंपैरिजन में कम हो चुका है। प्योर वेपर प्रेशर मतलब जब यहाँ पे बी हो ही ना, केवल ए का हो, तो वो जो प्रेशर देगा तब वो वहाँ पे आएगा। यानी यहीं से डिसाइड होता है कि वहाँ ऊपर वाला जो होगा वो प्योर होगा कि नहीं। यहाँ पे ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये काहे का है, भले उसमें बी के पार्टिकल नहीं गए हैं लेकिन आपने ये सॉल्यूशन बनाया है, विलियन तैयार किया है, और ये विलियन का प्रेशर है तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ पी नॉट ए नहीं पी ए आएगा। क्लियर ना, कोई डाउट। प्रोपोर्शनल हटाने पर क्या आता है, क्या होता है, कांस्टेंट ए एक्स ए। ये कौन सा मोल फ्रैक्शन है, ए का जो ऊपर है उसी का है मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलो फिर ये के कैसे निकालते थे, फॉर्मूला जो बनाते थे तो वो के की जगह पी नॉट ए आता था। कैसे आता था कि जब यहाँ पे एक्स बी के वहाँ पे एक्स बी के मोल फ्रैक्शन है क्या, एक भी बी के नहीं है ना। तो अगर बी के नहीं होते हैं एक भी जीरो तो एक्स ए बराबर क्या लेते थे, और जो प्रेशर होता था वो किसके बराबर लेते थे। अब इसका मान उठा के एक्स ए और पी ए का मान उठा के यहाँ रखूंगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट ए के बराबर। अब ये के का मान उठा के वापस यहाँ रख सकता हूँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है ना। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, हमें क्या चाहिए, तब अपना टारगेट ध्यान रखे रहना। ये पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये अपने को चाहिए, ये कितना आएगा, ये चाहिए अपने को। प्योर है ना, ये प्योर वेपर प्रेशर है। फिर उसमें अरे हाँ बोल, सॉरी 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 सॉरी, हाँ नीचे भी ठीक है। चलो हाँ इधर देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यही ना निकालना है अपने को। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग। शुरू में जो टर्म बनाए थे इसका, तो क्या बनाए थे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बनाए थे ना, यही अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे नहीं, अब यहाँ देखो हमारे पास ये जो डेरिवेशन आया हुआ है इसमें ये जो डेरिवेशन आया है, हमको बटे में ये चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको मैं ला सकता हूँ नीचे। चलो तो ला देते हैं, पी नॉट ए इक्वल टू एक्स ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जरा बताओ, अगर मुझे वो टर्म चाहिए, ये सॉल्यूशन बन चुका है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। हाँ ये क्या कर देता हूँ, इसको सॉल्यूशन, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो सॉल्यूशन का ये बाकी आगे का सही है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक ही मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे यहाँ की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो वोलेटाइल सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर वही बनाता है जिसका वेपर यहाँ पे आता है। तो इस जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो यहाँ पे केवल किसके गैस के पार्टिकल आ रहे हैं, सॉल्वेंट के, विलायक के। तो केवल इसी के मोल फ्रैक्शन के एक सॉल्यूशन का भी जो होगा वो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ जितने सॉल्वेंट के यानी कि जितने विलायक के मोल फ्रैक्शन यहाँ पे आएंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा।
तो राउल्ट का नियम यही था ना कि जो वेपर प्रेशर होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपन यहाँ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर लिख रहे हैं, तो हमारे सॉल्यूशन में जो गैस बन रहा है वो केवल किसका बन रहा है, ए का। इसलिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, केवल ए के मोल फ्रैक्शन। तो पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, बाकी सब जानते ही हो, है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज कर दो, ये यहाँ पे रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमको ये चाहिए पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन ये। अब बताओ जरा इसमें ऐसी कौन सी चीज कर सकते हो, टर्म मतलब ऐसा क्या कर सकते हो कि तुम्हारे पास ये वाला आ जाए, कोई ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे अपने से करना है। तो क्या चीज ऐसा यहाँ पे कोई अपने से कैलकुलेशन वगैरह एक्स्ट्रा ऐड वगैरह कर सकते हो, कौन सा ऐसा ऑपरेशन यहाँ पे लगाओगे जिससे तुम्हें ये वाला टर्म मिल जाए। सर P नॉट ए PS के इक्वल है तो क्या? इधर मत आओ अब, ये फॉर्मूला बनाने के लिए किया गया था, यहीं पे रहो और यहीं से आगे बताओ, इधर पीछे बताना। इसको इस साइड कर देंगे तो इधर वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा तो P है। इधर बस की बात करो। चलो नहीं करता हूँ, नहीं टेंशन में तो शाम हो जाएगी। चलो दोनों पक्षों को एक से क्या कर दो, घटा दो, क्या कर दो, माइनस हाँ दोनों पक्षों को अपन दोनों साइड को क्या कर देते हैं, 1 से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही माइनस करोगे तो ये वाला टर्म बनेगा कि नहीं बन जाएगा, लेफ्ट साइड में ये इधर आएगा पी नॉट ए माइनस पी एस पूरे के बटे में पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। क्लियर यहाँ तक। अब ये टर्म तो पढ़े ही होगे कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए की जगह मैं एक्स भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। ये किसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन है ना, बी का ही है ना। तो ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के यानी वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो है वो क्या है, किसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट के यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर आ रहा है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही तो पढ़े थे, जो विलेय की संख्या पर मोल फ्रैक्शन एक प्रकार का नंबर ही होता है, समझ गए, ठीक है ना। कोई डाउट, तो ये प्रूफ हो गया ना। तो यहाँ से एक राउल्ट का डेफिनेशन और बनता है यहीं से, ये जो प्रॉपर्टी, ये जो फॉर्मूला आया है ना। तो किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ना, विलयन का जो अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन होता है वो विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये उसका दूसरा रूल है। पर ये भी रूल कहाँ से आया, जो शुरू का रूल बना था ना राउल्ट का, वहीं से इसको निकाला गया है। तो राउल्ट के नियम में जब आ जाता है कि राउल्ट का नियम को लिखिए, तो बहुत से लोग राउल्ट के नियम में ये वाला लिख के चले जाते हैं, समझ गए। राउल्ट का नियम जो शुरू में आप पढ़ रहे थे वो है, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राउल्ट के नियम से हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करके दिखाओ, वो ये प्रूफ है, ठीक है ना। और जब परिभाषा आप लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा जो पहले लिखे थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वाष्प दाब जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, वेपर के मोल फ्रैक्शन से। ये वाला अगर राउल्ट के नियम में ये वाला डेफिनेशन लिख दोगे तो ये भी सही है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। बट ये जो है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला राउल्ट का नियम है, इस वाले से उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता चलती है, अणुसंख्य गुणधर्म। तो यहाँ से क्या राउल्ट का डेफिनेशन बनेगा कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन होता है, रिलेटिव वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जो होता है वो किसके बराबर होता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, विलेय के मोल प्रभाज के, ठीक है। और ये राउल्ट का दूसरा नियम बोला जाता है इसको। क्लियर हो गया, प्रूफ कर लोगे, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। चलो निपटाओ, चलो तो समझ गए ना कि राउल्ट का नियम जो दूसरा वाला निकाले थे क्या है, पी नॉट ए माइनस क्या निकला, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी, है ना। तो इधर साइड वाला क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का। और ये सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, ठीक है ना, यानी कि वाष्पशील विलेय का, तो यही आप बोलना है। लेकिन ये जो घटा है ये कब घटा, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कब आए, तो क्या बोलते हैं कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है यानी जो विलायक होता है उसके रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है, अपेक्षिक वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, समझ गए। तो शुरू से बोला हूँ ये पूरा कंडीशन भी ऐड हो गया और अपना रिजल्ट भी आ गया।
कंडीशन क्या ऐड हुआ, मैंने शुरू में क्या बोला, जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, यानी जब किसी वाष्पशील विलायक में, ये वाष्पशील विलायक को लिख दी, वाष्पशील विलायक में, ठीक है ना, यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये कंडीशन ऐड हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हर कंडीशन में तुमको रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं मिलेगा, तो क्या कंडीशन है वो उसको बोलना है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में यानी कि वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, यानी अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं, तो विलायक के यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है वो उसके सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे विलायक का ही प्रभाव वो प्रेशर क्या हुआ है, घटा है, क्योंकि भैया सॉल्यूट तो विलेय तो नॉन वोलेटाइल था, उसका तो प्रेशर वहाँ आएगा ही नहीं, केवल किसका प्रेशर बन रहा है वहाँ पे, सॉल्वेंट का, ठीक है ना, यानी विलायक का, तो कमी भी जो होगी वो किसकी होगी, विलायक के प्रेशर में, ठीक है ना, समझ गए, ये ध्यान रखना है इसमें, क्लियर। चलो, ये जो फॉर्मूला बना है इसकी मदद से किसी भी सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास फाइंड किया जा सकता है। अपने को मान लो कि जैसे मान लो हमें नमक है, नमक का हमें मोलिकुलर मास निकालना है, मान लो ऐसे ही समझ लो एग्जांपल के लिए, तो मुझे नमक का क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। अब मेरे को नहीं पता उसका मोलिकुलर मतलब NaCl जो होता है कितने वर्ष का निकालना है मोलिकुलर मास, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, उसका मोलिकुलर मास क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये काफ़ी फेमस तरीका है किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास यानी आणविक द्रव्यमान को निकालने का। तब समझो कि कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है यहाँ पे इसका, ठीक है। तो मैं इसको अगर डेल पी लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, डेल पी मतलब होता है चेंजेस इन प्रेशर, और नीचे पी नॉट ए लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो डेल पी अपॉन पी नॉट ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो, इक्वल टू एक्स बी, ये क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, विलेय का मोल प्रभाज, तो फॉर्मूला तो पता ही होगा कि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मोल के फॉर्म में NB अपॉन NA प्लस NB, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। किसी का भी अगर अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल प्रभाज, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल लिया जाता है, कुल मोल की संख्या, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल की संख्या टोटल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, ये फॉर्मूले में समझना थोड़ा सा कि हम जो सॉल्यूट मिला रहे हैं ना सॉल्वेंट में, यानी जो विलेय अपन विलायक में घोल रहे हैं, उसका अमाउंट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में लगभग ना के बराबर लेना, बहुत कम लेना है। सॉल्वेंट मतलब आपको इतना ज़्यादा ले लेना है कि उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूट है आपका वो लगभग ना के बराबर लगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये बताओ यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल, ये जो बी लिखा हुआ है, अपन इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, भाई मान लो जैसे समझो अपने पास जो सॉल्वेंट है उसका नंबर ऑफ मोल मान लो कितना है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, अब इसी के साथ प्लस में बी का लिखा हुआ है इतना, तो इसका जो आंसर आएगा तो लगभग इतना ही ना आएगा, है ये कितना है वो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं 1,500 1 लाख में अगर मान लो मैं इतना जोड़ता हूँ तो लगभग वैल्यू 1 लाख के ही ना आएगी, इसमें ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी थोड़ी है कि इसके वैल्यू में कुछ प्रभाव डालेगा ये, तो इसको अपन अप्रॉक्सीमेट 1 लाख ही बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि हम इसको, यानी जो बी है मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट मिला हुआ है वो लगभग ना के बराबर, मतलब बहुत कम अमाउंट में लेना है, तो अपन इस नीचे वाले यहाँ से नहीं हटाना है, यहाँ से भी 0 कर दो, नीचे वाले में जहाँ प्लस में लगा हुआ है, क्योंकि इसको अपन लगभग 1 लाख के बराबर लिख सकते हैं, इसको नहीं कि इसको भी हटा दो, वो वहाँ प्रभाव अपना देगा, ठीक है, यहाँ से हटा सकते हो, तो ये आप 0 मान लो, तो इसका वैल्यू जो होगा वो लगभग एक्स भी किसके बराबर आ जाएगा, NB अपॉन NA के, समझ में आया। तो ये कंडीशन कब अप्लाई हुआ है, जब मान लेते हैं कि NA जो है वो काफ़ी ज़्यादा है NB के कंपैरिजन में, तो यहाँ से आप NB को क्या कर सकते हो, 0, नीचे वाले से, ऊपर वाले से नहीं, ठीक है, यानी नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो लगभग NA के ही बराबर आएगा, तो यानी कि अपना फॉर्मूला जो बन गया ये क्या बन जाएगा, डेल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, NB अपॉन NA, ये लिख सकते हो। अब नंबर ऑफ मोल तो पता ही होगा कि कैसे निकाला जाता है, किसी भी सब्सटेंस का मोल कैसे निकाला जाता है, मास अगर मान लो मैं दे देता हूँ
मास अगर दे देते हैं, जैसे जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट ले रहे थे विलायक, उसका अपना कुछ ना कुछ मास लिए होंगे। अब उसमें जो सॉल्यूट मिला रहे तो उसको भी कुछ ना कुछ लिए होंगे। तो जो मास अपन लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला है कि किसी का भी मोल की संख्या निकालना हो कि उसके जितना मास आपको उसका दिया गया उसमें उसके कितने मोल हैं, तो एक मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है। तो अगर मोल की संख्या पता करना है तो उसको उसके मोलर मास से क्या कर दो, भाग कर दो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बना एन बी अपॉन एन ए, ये किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉरी किसका नंबर ऑफ मोल है, सॉल्यूट का, बी का, है ना। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, डेल पी अपॉन, ये मिटा दूँ ना, ये तो सब जानते हो पहले से, बचपन से पढ़ते आ रहे इसको, ये हटाते हैं, एल पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू, यहाँ क्या लिखूंगा, एन बी की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे में एन ए है। तो जब बटे में एन ए लिखोगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है ना। ये सब मोलर मास है ए और बी का। इसी को पलटा दो, बटे के नीचे बटे में, तो ये पलट जाएगा। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाइड बाई एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये बन गया डेल पी अपॉन पी नॉट ए। तो हमें किसका मोलर मास फाइंड करना है, सॉल्यूट का ना। ये सॉल्यूट का मोलर मास है एम बी, इसको इधर ला लो। तो एम बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाओ, पी नॉट ए अपॉन डेल पी और मल्टीप्लाई में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये बन गया इसका फॉर्मूला मोलर मास निकालने का, किसी भी सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूट का, यानी विलेय का मोलर मास अगर पता करना है। तो जैसे अपन पानी ले लिए, अब पानी कितना ग्राम लिया गया है वो तुम्हारे ऊपर है, कितना ले रहे हो। अब उसमें तुम मान लो नमक मिला रहे हो, तो कितना ग्राम नमक मिला रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है, मिला दो। अब हमें ये पता करना है कि उसका मोलर मास कितना है, नमक का मोलर मास मतलब उसके 1 मोल का मास। तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब ये कैसे, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ। पहले प्योर पानी का प्योर वेपर प्रेशर नाप लिया जाएगा। पहले पानी लेंगे प्योर, उसका पहले आप क्या निकालो, उसका वेपर प्रेशर किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, पहले एक उसको टेम्परेचर पर ले जाओ, है ना। अब उस टेम्परेचर पर जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, साम्यावस्था में, तो उसका प्रेशर नाप लो। तो अभी जो प्रेशर आएगा वो कौन सा प्रेशर आएगा, प्योर वेपर प्रेशर आएगा पानी का। फिर उसके बाद उसी टेम्परेचर पे अब क्या कर दो, नमक मिला दो, जितना तुमने लिया वो नमक मिला दो उसमें। अब उसका प्रेशर चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी टेम्परेचर पे, अलग टेम्परेचर पे नहीं, उसी टेम्परेचर पे अब उसका प्रेशर नापो, वही मेथड से जो बैरोमीटर वगैरह ले रखे उसी से नापो उसको। तो वो कुछ दूसरा प्रेशर देगा, और कितना देगा, कम देगा। तो वो जो 2 प्रेशर आ गए हैं, अब उसी प्रेशर से प्योर भी पता चल गया और अब जो है वो भी पता चल गया। तो चेंजेस इन वेपर प्रेशर वैसे भी निकाल लोगे, यहाँ रख देना, प्योर वेपर प्रेशर भी निकाल चुके, यहाँ रख दो। कितना मास तुमने ए और बी का लिया है वो भी पता है, और सॉल्वेंट का भी तुमको मोलर मास पता होना चाहिए, क्योंकि हमको सॉल्यूट का निकालना है, तो बाकी जो लिए उसका पता रहना चाहिए। तो पानी का तो पता ही है, तो उसका रख के और फिर अपन इस फॉर्मूले में रख के सारी वैल्यू रख के उसका क्या कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट।